गाइस गुड मॉर्निंग। सो गाइस आज से हम क्या करेंगे, क्योंकि अप्रैल महीना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो गाइस हम क्या करेंगे, अब से डेली ना 5 करंट अफेयर्स के क्विज करेंगे हम। ठीक है, डेली 5-5 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपको पता है हम विजन से क्या कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और साथ में अब हम क्या किया करेंगे, इनसाइट्स के डेली करंट अफेयर्स क्विज किया करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये 1 अप्रैल के है, क्योंकि ये जो है ना एक दिन लेट आते हैं। ठीक है, तो हम 1 अप्रैल का स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब कि 1 अप्रैल 2021 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो चलिए इसमें क्या है, पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप इस वेबसाइट पे जाके जा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगी। अगर आपको खुद अटैम्प्ट करना है तो आप खुद अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो खुद भी कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ को मैनेज करती है, सो दैट क्या है वो नेशन के जो डिप्लोमेटिक मैट्रिक्स है उसमें क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं या इनमें से कौन से जो डिविजन्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, तो 3 इन्होंने पूछा है और आपने बताना है तीनों में से कौन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इश्यूज को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन, ई गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन, न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजी टेक्नोलॉजी डिवीजन। ठीक है, तो गाइज अब आप इसके जरा ऑप्शन देख सकते हो। देखो गाइज मैंने पहले ही ग्रीन टिक किया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली मैं अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। अगर आप मैं बिना अटेम्प्ट के आपको करवाऊंगी तो इसका जो डिटेल है वो आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे आपको ऐसे ही डिस्कस कराना होगा। ठीक है, तो देखते हैं 1 और 2। फाइन, 1 और 2, 1 ओनली, 1,3, 1, 2, 3। देखो गाइज तीनों के तीनों जो डिवीजन्स हैं वो किसके अंडर आते हैं, तीनों के तीनों डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी। ठीक है, तो अभी आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो खुद क्या करती है, मतलब कि साइंस और टेक्नोलॉजी इश्यूज़ को क्या करती है, मैनेज करती है। और इसने खुद ही इन 3 डिवीजन्स को रिस्ट्रक्चर किया है, जैसे साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन, ई गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन और एक न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डिवीजन। ठीक है, तो गाइज देखो हमारा डेली करंट अफेयर्स करने का एम यही है कि हमें एंड में वो ना हो कि भी हमें करंट अफेयर्स नहीं आते। डेली करने से क्या होता है, आपका जो माइंड है वो भी बिल्डअप होता है। ठीक है, तो आप अपने अलग से नोट्स लगा लीजिए बुक। ठीक है, वहाँ पे अपना डेली करंट अफेयर्स लिखा करें। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020। देखो गाइस ये हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो 2020 का है वो एक नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट है विच प्रोवाइड्स द रोड मैप फॉर द फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। मतलब क्या है कि इस मिशन के अंडर क्या हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें और इंडिया में ही क्या करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करें। क्या ये मिशन इसके बारे में बताता है। सेकंड इन्होंने पूछा है, एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फॉर्मुलेटेड द फेम इंडिया स्कीम। हम काफ़ी बार पढ़ते हैं फेम इंडिया स्कीम का मतलब क्या, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सो दैट हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर हाइब्रिड व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें। ठीक है, अब बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 nor 2। देखो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट है। फाइन, सेकंड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है। देखो भाई बात ये बिल्कुल सही है कि पार्ट इसका है, लेकिन इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड व्हीकल रोड ट्रांसपोर्ट नहीं रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो फेम पॉलिसी जिसको फॉर्मुलेट किया है वो किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ, आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने इसको फॉर्मुलेट किया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड है उसने इस फेम स्कीम को फॉर्मुलेट नहीं किया। ठीक है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो मिशन है वो यही बताता है कि हमें फास्टर क्या करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करना है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है। ठीक है, सो दैट हम अपनी जो फ्यूल सिक्योरिटी है उसको एनहेंस कर सके और अफोर्डेबल एक फ्यूल प्रोवाइड कर सके, एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसके अलावा एज अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी जो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री है उसने फेम स्कीम को फॉर्मुलेट किया था, और कब किया था, 2015 में किया था, सो दैट हम क्या कर सके, इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड व्हीकल्स को क्या कर सके, उनके मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज द विद रेफरेंस टू द PSLV। देखो गाइस आप पढ़ते हो GSLV होता है, PSLV होता है, इवन कि SSLV होता है। ठीक है, 3 तरह के लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, एक SSLV होता है, PSLV होता है और एक GSLV होता है। ठीक है, तो अभी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो विद रेफरेंस टू पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग सेटल। ये क्या सेकंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है और इसने क्या सक्सेसफुली 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था, दैट इज द चंद्रयान 1 की बात करिए एंड द मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट। देखो भाई इसमें बताना अगेन कौन सा क्वेश्चन सही है, स्टेटमेंट 1 ओनली, 2 ओनली,
बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नो 2। देखो गाइस इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ओनली 2 है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, ना कि सेकंड जनरेशन, इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो PSLV है वो थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। इसमें क्या है, ये इंडिया का पहला लॉन्च व्हीकल था जिसमें हमने लिक्विड स्टेजेस के साथ इसको इक्विप किया था। ठीक है, जैसे इसको फर्स्ट टाइम इसको अक्टूबर 1994 में लॉन्च किया गया था, तो PSLV एक हमारा रिलायबल लॉन्च व्हीकल बना था जिसने अभी तक 39 कॉन्जिक्यूटिवली सक्सेसफुल मिशंस करके हैं बाय जून 2017। ठीक है, जून 2017 तक PSLV के थ्रू हम ऑलरेडी 39 सेट को मिशंस को सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके हैं। और इन पीरियड के बीच में ड्यूरिंग 1994 से 2016 23 साल के पीरियड में इस व्हीकल ने नियर अबाउट 48 इंडियन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और 209 सैटेलाइट्स अब्रोड की क्या किया, लॉन्च किया। ठीक है, इसके अलावा इस व्हीकल ने सक्सेसफुली 2 स्पेसक्राफ्ट को भी लॉन्च किया था, चंद्रयान 1 को जो 2008 में गया था और 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को भी लॉन्च किया था। ऑफ कोर्स चंद्रयान आपको पता ही है 1 कहाँ गया, मून में गया, और मार्स किस पे गया था, मार्स में गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल पावर इन अ डेमोक्रेसी अल्टीमेटली बिलोंग टू द कंट्रीज पीपल। बिल्कुल बात सही है गाइज, आप पढ़ते हो प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो हमारी इंडिया में जो पावर है वो अल्टीमेटली लोगों के पास है। फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड बॉडी दैट बैलेंसेज रेवेन्यू पावर विद एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात बिल्कुल सही है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाउएवर टेम्परेरी बॉडी है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन में ये क्या हुआ है, मटेरियल श्रिंकेज हुआ है इन द रिलेटिव साइज ऑफ डिविजिबल पूल फ्रॉम सेंटर्स टू स्टेट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द सरचार्जेस एंड सेसेस। देखो गाइस हमने ये अपना डेली करंट अफेयर्स में भी पढ़ा, इवन की हमने PT 365 में भी पढ़ा। ठीक है, ये बोला गया था कि जो अभी 37% ग्रांट देता है सेंटर स्टेट को, तो उसको इंक्रीज करके 42% करना चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, उल्टा हुआ है, इन्होंने डिक्रीज करके कितना कर दिया, 32% कर दिया। ठीक है, तो श्रिंकेज हुआ है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज इसमें जो स्टेटमेंट बताओ कौन कौन से करेक्ट है, 1 2 1,3 1 2 3 1 ओनली। ठीक है, तो गाइज अभी मैंने आपको बता ही दिया, इसमें तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बाकी हम इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। देखो हमारी जो पावर डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली लोगों के पास है। इन इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो मैंडेटेड बॉडी है उसको डेजिग्नेट किया हुआ है, दैट इज द फाइनेंस कमीशन, जो सभी काम करते हैं, किस तरह से रेवेन्यू को, मतलब रेवेन्यू की पावर दे रखी है और किस तरह से वो एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर सकती है। फाइनेंस कमीशन को हम हर 5 साल में एक बार कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसको डॉक्यूमेंट है जिसको सेट आउट करता है। ठीक है, इसके आप देख सकते हो कि जो फाइनेंस कमीशन है उसने अभी क्या किया, 41% जो सेंटर के डिविजिबल पूल है रेवेन्यू के वो स्टेट्स को दिया है, और ये नंबर एक्जैक्टली है द सेम एज दैट रिकमेंडेड बाय द प्रीवियस फाइनेंस कमीशन। ठीक है, हाउएवर कहीं ना कहीं मटेरियल श्रिंकेज देखने को मिला है इन द डिविजिबल बिकॉज जो सरचार्जेस एंड सेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम अबाउट 10% टू 20%। फाइन, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडिंग ऑफ WHO। WHO जो अपनी फंडिंग है वो अपने मेंबर स्टेट से लेता है, पेइंग फ्रॉम देयर मेंबरशिप ड्यूज एंड द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स एंड अदर पार्टनर। ठीक है, सेकेंड है WHO फाउंडेशन एक लीगल एंटिटी है WHO की जो फैसिलिटेट करती है कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द जनरल पब्लिक, इंडिविजुअल मेजर डोनर्स, कॉर्पोरेट पार्टनर्स टू WHO फॉर द 2018-19, मतलब 2 साल से USA टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर है WHO को। तो आपने बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 1,3 2 3 1 2 3। देखो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो 1 और 3 है। क्यों भाई, देखो ये तो आपने सुना ही होगा कि USA टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर, क्योंकि जब आपने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि USA WHO से एग्जिट कर रहा है, तो हमने ये बताया था कि US से अगर WHO से एग्जिट कर सकता है तो WHO पे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो गाइस फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो WHO वो अपनी 2 सोर्सेज से मेन फंडिंग लेता है, मतलब कि एक तो है असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरी क्या है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब कि कोई भी जो WHO की जितनी भी कंट्रीज जो मेंबर हैं उनको अपनी मेंबरशिप फीस देनी ही देनी पड़ती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जो आप अपनी मर्जी से दे रहे हो। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उस कंट्री की जो मेंबरशिप फीस है और वो कितना देती है, UN जनरल असेंबली के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जिस कंट्री की जितनी GDP होती है उसका कुछ परसेंटेज क्या करती है, वो कंट्री WHO में देती है। ठीक है, जो हर मेंबर स्टेट्स अप्रूव देम एवरी 2 ईयर्स एट द WHO हेल्थ असेंबली। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो WHO की फाइनेंसिंग है वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से भी होती है, मतलब कि आप अपनी मर्जी से कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो। फाइन, इसके अलावा जो गाइस अब आपके इसके बारे में पता होना चाहिए, जो WHO फाउंडेशन है वो 27 मई 2020 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये WHO का लीगली सेपरेट है, मतलब कि
ये WHO का पार्ट नहीं है, ये उससे सेपरेट वो है, एक बॉडी है, ठीक है, जो मतलब कंट्रीब्यूशन कहाँ से लेते हैं, जनरल पब्लिक से लेते हैं। लाइक अगर आप इंडिविजुअल हो, आप भी यहाँ पे डोनेट कर सकते हो, या कोई मेजर डोनर्स है, कोई कंपनीज है या कॉर्पोरेट पार्टनर्स है, अगर वो डोनेशन देना चाहते हैं WHO को तो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, जो WHO फाउंडेशन है, नो डाउट वो लीगल एंटिटी है, लेकिन वो WHO का पार्ट नहीं है, वो WHO से अलग है, ठीक है। अब आप देख सकते हो दो टॉप 10 कंट्रीब्यूटर जो WHO में बहुत ज़्यादा फंडिंग करते हैं इन 2 सालों के लिए, ठीक है। USA बहुत ज़्यादा करता है, 851.6 कुछ है मिलियन डॉलर्स है। इसके अलावा UK है, फिर है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फिर गैवी एलियंस जर्मनी, यूएनएको जापान, यूरोपियन कमीशन, रोटरी इंटरनेशनल, आपको पता है रोटरी इंटरनेशनल कितना बड़ा एनजीओ है, नेशनल फिलहाल। तो ये कुछ जो है ट्रस्ट हैं या जो कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा WHO को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे इनसाइट्स के डेली करंट अफेयर्स की क्विज खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना, बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।